अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी। आज हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ आपको इससे पहले इसका फ्लेवर दे चुका हूँ कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेस किस पर करती हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमने एग्जांपल ली थी और वहाँ से हमने जो है वो फोर्सेस को बैलेंस किया था और फिर जो है वो कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने जो है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी थी कि फ़र्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आखिर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं इन आर रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स। टुडे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती क्या है और इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि अगर तमाम फोर्सेस जो एक बॉडी पर एक्ट कर रही हों उनका सम टोटल जो है वो अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि वो तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सेकंड कंडीशन में भी कुछ इसी तरह की बात है कि जो बैलेंसिंग है वो होनी तो ज़ीरो ही है। एज़ वी नो कि इक्विलिब्रियम में तमाम फोर्सेस एक्ट जो कर रही हों वो ज़ीरो के जब तक इक्वल ना आ जाएं, बैलेंस ना कर दें एक दूसरे को, उनका सम ज़ीरो के इक्वल ना आ जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाती। तो आज हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, दैट इज़ कि सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल टू ज़ीरो। कि एक बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क, जितने भी टॉर्क्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। अब टॉर्क्स क्या होते हैं? टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क एक टर्निंग इफेक्ट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में जो कि एक साइड से फिक्स्ड हो, एक कॉर्नर उसका फिक्स्ड हो और दूसरे कॉर्नर पे जब हम फोर्स अप्लाई करें तो उसमें एक रोटेशन टाइप मोशन प्रोड्यूस हो, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, तो जब एक बॉडी पर लगने वाले तमाम टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे तो वो बॉडी भी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अब इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमने प्लेग्राउंड्स में देखे होंगे सी सॉ, एक हमारा जो है वो स्विंग होता है। सी सॉ एक झूला होता है और वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक ऊपर जो है वो सिटिंग बार लगी होती है और एक सेंटर पॉइंट से जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इस बार में ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है वो दोनों साइड स्विंग हो सके। और आपने देखा होगा कि जब ये दोनों साइड स्विंग होती है तो काइंड ऑफ रोटेटरी मोशन ही प्रोड्यूस होता है इसमें। दिस मीन्स ये भी एक हमारी एग्जांपल है टॉर्क की। अब इस पे हम देखते हैं कि हाउ इट कैन बी पुट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में कैसे जो है वो प्रूव की जा सकती है कि जी ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर कोई जो है वो फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं तो वो हमारे पास मूव करने की कोशिश करेगा। इसको किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि इस मास की वजह से, इस फोर्स की वजह से, इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, इस स्विंग को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसको मैं कह देता हूँ कि जो इस तरह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की वजह से, दैट इज टॉ वन। ठीक है, और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो हमने बताया था कि क्लॉकवाइज, हमने ये पढ़ा था कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये माइनस टॉ वन प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और ऑब्जेक्ट, या ये कह लें कि एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, एक और पर्सन विद सिमिलर वेट मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ, उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ये टॉर्क जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इन दोनों टॉर्क्स का सम अगर मैं लेना चाहूँ तो इन दोनों टॉर्क का सम मेरे पास आएगा और दोनों पे लगने वाली फोर्सेस, मतलब दोनों के वेट बराबर हैं। ठीक है, और दोनों सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं, यानी कि टॉ वन और टॉ टू दोनों बराबर हैं। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस टॉ वन प्लस टॉ टू, क्योंकि टॉर्क वन जो है वो
क्लॉकवाइज है तो उसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और टॉर्क 2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, उसको मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एंड आई नो कि ये दोनों के जो वेट हैं, इन दोनों की जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, अगर मैं इसको कह लूँ F2, इसको कह लूँ F1, और इन दोनों के डिस्टेंसेस को मैं कह लूँ ये भी d है और ये भी d है, तो मेरे पास जो टॉर्क निकल के आ रहे हैं तो τ1 भी और τ2 भी, ये दोनों भी इक्वल ही आ रहे हैं। दिस मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और मेरे पास सम ऑफ टॉर्क जो है वो बराबर आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास ये बात हमें समझ में आ गई इस एग्जाम्पल से कि जी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर लगने वाली फोर्सेस जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हों वो टॉर्क बैलेंस हो जाएं, अगर वो टॉर्क एक दूसरे को नलीफाई कर दें, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को, बॉडी को जो है वो इक्विलिब्रियम में ले आएँ, तो वो हमारे पास कहलाएगी सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, हमारी बुक में ये एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल 6.3। कुछ इस तरह से इसकी फिगर है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पहले इसको वेक्टर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था फिगर को, उसके बाद फिर हमने जो है वो सॉल्व किया था कि जी कितनी फोर्सेस हैं, डाउनवर्ड कितनी है, अपवर्ड कितनी है, कंपोनेंट्स कितनी फोर्सेस के बन रहे हैं, वही तमाम चीज़ें यहाँ पर हम करेंगे। कुछ डेटा जो इसमें मौजूद है वो आप देख लीजिए। ये हमारे पास बार है, एक सॉलिड बार या सॉलिड रॉड कह लें इसको, जिसकी लेंथ है अबाउट 5 + 5 10 मीटर्स। इसकी लेंथ है हमारे पास, टोटल लेंथ है 10 मीटर्स। 10 मीटर्स दूर एक हमारे पास लैंप हैंग हुआ है जिसकी फोर्स है 10 न्यूटन, वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। इस पॉइंट से ये जो रॉड है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, हिंज्ड है। हिंज्ड का मतलब होता है कि ये इसके अराउंड रोटेट कर सकती है, निकल नहीं सकती अलग, बट इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर सकती है। सेकेंडली, एक स्ट्रिंग अटैच किया है हमने बिल्कुल सेंटर ऑफ दिस रॉड से, इस रॉड के बिल्कुल सेंटर से एक स्ट्रिंग अटैच करके ऊपर वॉल से अटैच कर दिया है, जिसके अंदर कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस लैंप एंड द वेट ऑफ दिस रॉड। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेक्टर फिगर, वेक्टर की तौर पे इसकी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कितने। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये लैंप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये रॉड क्योंकि इस पॉइंट से फिक्स्ड है, दिस मीन्स इस रॉड में रोटेशन की कैपेबिलिटी मौजूद है, ये रोटेट हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो क्या प्रोड्यूस कर रही होंगी, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होंगी। इसी वजह से हम यहाँ पर जो कंडीशन भी अप्लाई करेंगे वो सेकेंड कंडीशन ऑफ अप्लाई करते हुए ये जो अननोन टेंशन है T, इसको मालूम कर लेंगे, ठीक। सो लेट्स जस्ट टेक दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जो हमारे पास जहाँ पर ये टेंशन एक्ट कर रही है, B पॉइंट जहाँ से फिक्स्ड किया हुआ है हमने इस स्ट्रिंग को, उसको यहाँ सेंटर में ले लेते हैं। इस तरफ 5 मीटर मौजूद है, इस पॉइंट को अगर मैं O कह लूँ तो मेरे पास OB आ गया 5 मीटर। B से A तक जहाँ पर लैंप लगा हुआ है मेरा, जहाँ लैंप अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो पॉइंट मेरा है A, और ये भी मेरे पास कितना आ रहा है 5 मीटर्स। उसके अलावा टेंशन फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्रीज़ के एंगल पे। दिस मीन्स कि इसके अब होंगे दो कंपोनेंट्स, एक होगा y कंपोनेंट और एक होगा x कंपोनेंट। एक होगा हमारे पास इसका y कंपोनेंट ty जो कि बराबर होगा t साइन थीटा के, और थीटा 45 है तो मैं डायरेक्टली 45 लिख देता हूँ इसके, और tx होगा एक मेरे पास जो कि बराबर होगा t cos 45 डिग्रीज़ के। हमें मालूम करनी है अननोन टेंशन T। अब हम ये कंडीशन लगाएंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू 0। अच्छा, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू 0 लगाने से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर टॉर्क्स एक्ट कितने कर रहे हैं, कितने टॉर्क्स जो हैं वो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक टॉर्क तो मुझे बहुत इजीली नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये वेट हैंग कर रहा है बिल्कुल इस कॉर्नर पे, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस करा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और टॉर्क प्रोड्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करा रहा है, इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस, इसके वेट की वजह से, तो इसको मैं कह देता हूँ कि हमारे पास ये आ जाएगा W
मल्टीप्लाई बाय, अच्छा क्योंकि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करा रहा है तो माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय इसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, मोमेंट आर्म कितना है इस फिक्स पॉइंट से, तो 5 + 5 10 ओ ए है, तो मैं लिख दूंगा ओ ए। उसके बाद मैं फिर देखूंगा और टॉर्क कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो सेकंड टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा इस रॉड के वेट की वजह से, और वो वेट भी किस तरफ एक्ट कर रहा है, वो वेट भी हमारा डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, और इसका वेट जो हमें गिवन है वो गिवन है 5 न्यूटन्स। इसका जो वेट गिवन है वो गिवन है 5 न्यूटन्स, और ये 5 न्यूटन्स भी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली इट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ की है वो डाउनवर्ड ही इसको कर रही है अट्रैक्ट। लेकिन इसका जो मोमेंट आर्म है वो कितना होगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट वुड बी इट्स सेंटर में बिल्कुल इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। इसकी जो मोमेंट आर्म होगा वो होगा ओ से लेकर बी तक। तो मेरे पास जो दूसरी फोर्स आ जाएगी, ये वेट जो है ये भी मेरे पास नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह लेता हूँ W और B लगा देता हूँ ताकि पहचान रहे कि ये बार का वेट है, मल्टीप्लाई बाय ओ बी से उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसके मोमेंट आर्म को। उसके बाद तीसरा टॉर्क, एक और टॉर्क हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखें ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, ये तो अपनी जगह पे रुकी हुई है रॉड। अगर तो ये इक्विलिब्रियम में ना हो, अगर तो ये रुकी हुई ना हो तो ये स्विंग कर रही होती या रोटेट कर रही होती। अब दो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, कोई टॉर्क ऐसे, एक या दो टॉर्क ऐसे मौजूद हैं जो इसको ऊपर की तरफ जो है वो बैलेंस किए हुए हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है वो बैलेंस कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज टॉर्क्स को। तो वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है इस टेंशन की वजह से, और इस टेंशन के भी सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट की वजह से। x कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि x कंपोनेंट जो है वो तो टुवर्ड्स दी वॉल है, और वॉल की तरफ तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस या तो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगा, परपेंडिकुलर जब एक्ट करती है फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हमारे पास फिक्स पॉइंट से पैरेलल हो गई, तो Tx की वजह से तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा ही नहीं, टेंशन के y कंपोनेंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो दिस मीन्स एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है ऊपर खींच रही है, तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा Ty sin 45 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डिस्टेंस कितना है फिक्स पॉइंट से, तो इसका डिस्टेंस भी OB ही है, OB। और इन तमाम का सम जो है वो एज द कंडीशन मैंने ऊपर लिखी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारे पास 0 के। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व कर कर देखते हैं कि टेंशन हमारे पास क्या निकल के आती है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। इसको हम करते हैं सॉल्व, इसकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। यहाँ पर T आएगा, सॉरी T साइन, ये W जो था दिस इज़ द वेट ऑफ दिस लैम्प, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय OA हमारे पास है, O से लेकर A तक, यानी कि इस पूरी बार की लेंथ आ गई, वो भी 10 है हमारे पास, प्लस उसके बाद WB दैट इज़ द वेट ऑफ दिस बार, वो हमारे पास है 5 न्यूटन, तो ये आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय OB हमारे पास है 5 मीटर्स, तो 5 आ जाएगा। देन वी हैव sin 45 जो है वो बराबर होता है 0.707 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे T और sin 45 की जगह आ जाएगा 0.707, ये कैलकुलेटर से निकाल के आप आराम से देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय OB हमारे पास बराबर है 5 के, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वी विल गेट हियर 100, प्लस माइनस -5 मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल गेट हियर 25, प्लस 0.705 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास बराबर होगा 3.535 के, और T हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि T तो अननोन है, T ही वो वेरिएबल है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, दोनों कांस्टेंट्स माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, -125 आ जाएगा, प्लस 3.535 T, और ये इन दोनों का सम जो है वो टोटल बराबर है किसके, 0 के बराबर है।
ये -125 सेकेंड साइड पे इक्वेशन की ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये 3.3535 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, वहाँ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल्स टू 125/3.535 और हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35.36 न्यूटन। तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से हम सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी को अप्लाई करते हुए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हुए अननोन फोर्स को, अननोन टेंशन को, अननोन वेरिएबल को मालूम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके पास एक होमवर्क है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6.6 एंड 6.7, न्यूमेरिकल नंबर 6.6 और 6.7 जो है वो आपका होमवर्क है। न्यूमेरिकल नंबर 6.6 एंड 6.7। 6.6 में हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हुए, मतलब इसी तरह से सॉल्व करते हुए हम जो उसमें T1 और T2 है उसको जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि 6.7 में हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्लस सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब उसकी हेल्प के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर कर देता हूँ, आपकी बुक में ही मौजूद है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 6.6। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 6.6 को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास न्यूमेरिकल 6.6 और 6.7 भी 7 भी आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। और ये हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 100 पर। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी बात में किसी भी कोई भी इशू हो किसी भी तरह का, उसको आप जो है वो रिज़ॉल्व करने के लिए अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमेशा जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा, हमेशा फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके अलावा कॉपी वर्किंग बहुत प्रॉपर तरीके से करनी है, डेट फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर वे में करना है काम बिल्कुल, और सबमिशन को यकीनी बनाना है। थैंक यू वेरी मच।